नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम न्यूज 360 डिग्री में भी आपका स्वागत है। हमारे इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी और अहम खबरें जो होंगी दमदार भी और असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के बाद पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और सोनम वांगचुक ने ये कहा है, लोगों से अपील की है कि वो भी हिंसक प्रदर्शन का हिस्सा ना बने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे। हालांकि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ही 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक और अब उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इसका हिस्सा बिल्कुल भी ना रहे। लेकिन जो संदेश उन्होंने देने का कोशिश किया था वो पूरी तरीके से विफल हो गया है, ऐसा उनकी ओर से कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में जेनजी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से हो रहा ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी, साथ ही पुलिस पर पत्थरबाजी की और सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ते हुए छात्रों से शांति की अपील की। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, लेह में बेहद दुखद घटनाएं, आज शांतिपूर्ण रास्ते पर चलने का मेरा संदेश नाकाम हो गया। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि ये बेवकूफी बंद करें, इससे हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है। सोनम वांगचुक ने कहा कि युवा पिछले 5 सालों से बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। लद्दाख को संरक्षण नहीं मिल रहा, आज यहाँ पर लोकतंत्र का कोई मंच नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां बैठकों पे बैठकें कर रही है और आजादी के बाद आज पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो कि पटना में हुई है और वहीं बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी भी आज और कल 2 दिन बैठक बुला रही है, चुनावी मंथन कर रही है। साथ ही ये भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम प्रमुख हैं वो भी अब सीमांचल में यात्रा निकाल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद सीमांचल में यात्रा निकालकर वो भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद पहली बार बुधवार को पटना में सीडब्ल्यूसी यानी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऊर्जा भरी गई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक्शन मोड में है वो कहीं न कहीं आरजेडी को प्रदेश में सीमित करने की कोशिश में है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल उठ रहा है कि इस बैठक का मकसद क्या विपक्ष पर हमला करना है या गठबंधन के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के सामने खुद को बड़ा भाई साबित करने की कोशिश है। बीजेपी और जेडीयू इस बैठक को आरजेडी पर दबाव बनाने की बात कह रहे हैं, वहीं आरजेडी बिहार में बदलाव के लिए सुखद संदेश कह रही है। कांग्रेस ने कहा है कि यह देश की आजादी के बाद दूसरी बार देश को कंपनियों से बेचे जाने के विरोध की लड़ाई है। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें 6 बड़े फैसले पर मुहर लगी है। बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तलैया रेलवे लाइन को दोहरीकरण पर मंजूरी मिली है, तो वहीं रेलवे कर्मचारी को दिवाली बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा तोहफा रेलवे कर्मचारियों के लिए रहा। सरकार ने 10,91,000 से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की मंजूरी दी, जिसके लिए 1,865.68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तेलैया तक रेलवे डबल लेन परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी लागत 2,192 करोड़ रुपए है। रेल मंत्रालय के मुताबिक ये परियोजना 104 किलोमीटर लंबी होगी और राजगीर, नालंदा, पावापुरी, गया और नवादा जिलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। कैबिनेट ने शिप बिल्डिंग, मरीन फाइनेंसिंग और घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए 69,725 करोड़ रुपए का पैकेज भी मंजूर किया है। इनमें 4 स्कीम शामिल हैं: शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम और लीगल पॉलिसी व प्रोसेस रिफॉर्म्स।
इसके अलावा कैबिनेट ने मेडिकल छात्रों के लिए भी अहम फैसले लिए। 5000 नई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट और 5023 नई एमबीबीएस सीटें मंजूर की गई हैं, जिससे देश भर में मेडिकल शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी यात्रा निकाली बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा के नाम से, और यहां पर उन्होंने महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर लिया है। उन्होंने किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। ओवैसी सीमांचल के जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में 4 दिनों तक यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के शुभारंभ के मौके पर ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ 6 सीटें मांगी, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने अपनी सभा में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा उसे कमजोरी मत समझना। तुम फैसला जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन याद रखना बाद में ये मत कहना कि मम्मी और डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें हर जिले के विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले दावेदारों के नाम पर चर्चा होगी। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी का 2 दिवसीय मंथन चल रहा है। इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा और संजय जायसवाल समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और दिग्गज नेता शामिल हैं। जिलावार कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें एक-एक उम्मीदवार के नाम पर बारीकी से चर्चा हो रही है। उम्मीदवारों के चयन पर नेताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठक में मंथन हो रहा है। इस मीटिंग का मुख्य मकसद स्थानीय स्तर पर दावेदारों के नाम पर फीडबैक लेना और सहमति बनाना है। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला एक रोहिणी नाम की युवती ने लगाया है। फिलहाल रोहिणी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। साफ तौर पे ये कहना है उनका सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जो उन्होंने पोस्ट किया है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेंगी। दोपहर 2 बजे रोहिणी ने एक्स पर सुसाइड की धमकी दी थी। उन्होंने एक्स अकाउंट पर 4 घंटे के अंतराल पर 3 पोस्ट किए। एक पोस्ट में रोहिणी ने चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें चंद्रशेखर को गाली देते हुए लिखा कि मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है, आज ही तेरे नाम का जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया। रोहिणी ने पीएम मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा कि मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने सुनी नहीं मेरी, सब अपराधी का साथ देते रहे, भाजपा इसे बचा रही है, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। चंद्रशेखर आजाद यूपी की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक हैं, जो अब यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी इंदौर की रहने वाली हैं और वो फिलहाल स्विट्जरलैंड में रहती हैं। हिमाचल प्रदेश के उन्नाव जिला के एसडीएम विषम मोहन गंभीर आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक युवती ने उन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। ऊना सदर में शिकायत दर्ज करवाकर युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर जिले की ही एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित युवती ने थाने में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वो एम फार्मा की छात्रा है और राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो खिलाड़ी है। एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने उसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और 2-3 बार अपने कार्यालय बुलाया। आरोपों के मुताबिक एसडीएम ने 10 अगस्त शादी का झांसा देकर युवती से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि उसके बाद एसडीएम ने उसे 20 अगस्त को ऊना विश्राम गृह बुलाया और फिर से दुष्कर्म किया। साथ ही एसडीएम ने अपने कार्यालय में बनी आपत्तिजनक वीडियो भी दिखाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी एसडीएम के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 और 351 के तहत मामला दर्ज किया है।
उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित SBS कॉलेज में फायरिंग के दौरान हड़कंप मच गया। दरअसल नामांकन के दौरान अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर डाली। रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया। बहस मारपीट में बदल गई और एक गुट ने हवाई फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। इधर फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 2 कारें जब्त की हैं और मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं पुलिस अब फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई में जुटी है। दोनों गुटों के नारेबाजी के दौरान आमने सामने आने से तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से झड़प हुई। इस वारदात के बाद डिग्री कॉलेज के बाहर हाईवे पर भीषण जाम लग गया। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां उसने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। परिवार के परिजनों ने गंभीर हालत में उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। बहराइच में कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली गांव में आदमखोर भेड़िए का आतंक फिर से दिखाई दिया। ताजा घटना में एक मासूम बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में बच्ची का एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ। इसके बाद परिवार वालों ने बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। अभी भी बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बहराइच में 20 दिनों में भेड़ियों के 11 हमले हुए हैं, जिसमें 9 लोग जख्मी हुए और 2 बच्चियों की मौत हो गई। 13 सितंबर की रात बहुरवा में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, जहां मां की गोद में सो रही एक बच्ची को भेड़िया उठा ले गया और अगले दिन खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। भेड़ियों के लगातार होते हमलों से ग्रामीण बुरी तरह से डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं ग्रामीण भी हाथ में लाठी डंडे लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां पर एक अनोखी प्रेम कहानी सामने है। वही बता दें कि कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना अंतर्गत गौसपुर के रहने वाली लड़की शाबरीन और देवीगंज कड़ाधाम का रहने वाला लड़का अभिषेक सोनी ने हिंदू रीति रिवाज से मुसलमान लड़की के साथ शादी की है। वही बता दें कि कौशाम्बी जिले में यहाँ चर्चा का विषय बन चुका है। कौशाम्बी जिले के गौसपुर गांव की रहने वाली शाबरीन बानो ने अपने 9 साल पुराने प्रेम संबंध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। शाबरीन ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपना नाम सीता रखा और मंझनपुर के दुर्गा मंदिर में अभिषेक सोनी से विवाह किया। इस दौरान हिंदू रक्षा समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदिर में विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। दोनों ने अपने परिवार और समाज के सामने अपने रिश्ते को मान्यता दिलाने के लिए कदम उठाया। मंदिर प्रांगण में विवाह के बाद नवविवाहिता जोड़े ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और दोनों समाज की परवाह किए बिना आगे साथ जीवन बिताना चाहते हैं। यूपी के मिर्जापुर में मां दुर्गा के ऊपर अश्लील टिप्पणी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने गायिका सरोज सरगम और उनके पति समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। दरअसल इन आरोपियों ने YouTube पर एक गाना अपलोड किया था, जिसमें मां दुर्गा पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में गायिका सरोज सरगम और उसके पति सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया था। सरोज सरगम के गाने को प्रोड्यूस और वीडियो बनाने का काम उनके पति राम मिलन ने किया था। वहीं साजिश के पीछे कुल 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 6 अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पीडीए के लिए प्रचार करने वाली गायिका सरोज सरगम राजवीर सिंह यादव द्वारा संपादित किताब बहुजन नायक महिषासुर से प्रभावित थी। कुछ दिनों पहले उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके लिए पैसे भी दिए गए थे। किसान यात्रा हरिद्वार से पैदल चलकर गाजियाबाद पहुंची, जहां उन्हें गाजियाबाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो दिल्ली संसद का घेराव करने जा रहे थे। हल्का बल प्रयोग करने के बाद भी जब किसान नहीं रुके तो उन्हें पीएससी बुलानी पड़ी और पीएससी उन्हें हिरासत में लेकर गाजियाबाद पुलिस लाइन ले गई। दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे भारतीय किसान सेना के किसानों को गाजियाबाद पुलिस ने मेरठ रोड पर रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों की भारी संख्या होने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई।
किसानों ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस भी आंदोलनकारी किसानों के पीछे पीछे दौड़ती हुई नजर आई। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। आपको बता दें कि भारतीय किसान सेना अपनी मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकली है, जहां इन किसानों ने संसद घेराव की योजना बनाई है। खंडवा पुलिस ने आयूब खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कब्रों पर जाकर शमशान पर सबों के साथ छेड़छाड़ करता था। आयूब खान अपनी 2 पत्नियों की हत्या के सिलसिले में उम्र कैद की भी सजा काट चुका है। यह अमावस्या की रात को सबों से छेड़छाड़ करता था ताकि तांत्रिक क्रियाओं का आरोप हिंदुओं पर लगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीते 2 दिनों से जारी कब्रों से छेड़खानी के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 50 साल के अयूब खान के रूप में हुई है, जो ताजी और खासकर महिलाओं की कब्रों को तलाश करता, फिर लाश के बालों पर तंत्र किया करता था, खुद की दैवी शक्तियों को बढ़ाने का दावा करता। यही नहीं, आरोपी पुराना शातिर बदमाश भी है, जिस पर पहले से ही 2 हत्याओं समेत 11 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने अपनी 2 पत्नियों की हत्या की थी। इसके चलते वो करीब 15 साल जेल में रहा। इसी दौरान किसी तांत्रिक की बताई तंत्र क्रिया करने के लिए आरोपी ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया। झारखंड में नक्सली और उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस की दबिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज गुमला के बिशुनपुर में 3 जेजेएमपी के नक्सलियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और साथ ही ये मैसेज भी गया कि नक्सल और उग्रवादियों के लिए झारखंड में अब जगह नहीं है। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को ढेर कर दिया, जिसमें 5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान लालू लोहरा, छोटू उरांव और सुजीत उरांव के रूप में हुई। एसपी हारिश बिन जमा ने 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। यह एनकाउंटर बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी में हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों ने लोहरदगा निवासी लालू लोहरा जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर था, उसके पास से AK-47 राइफल बरामद हुई। दूसरा नक्सली छोटू उरांव लातेहार का रहने वाला था और वो भी नक्सली संगठन में सब जोनल कमांडर था। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम थे। वहीं तीसरा नक्सली सुजीत उरांव लोहरदगा का रहने वाला था और संगठन में कैडर के रूप में सक्रिय था। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर मुकर्रर कर दिया है वो दिन जब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि ये पूरा मामला साल 2004 से साल 2009 के बीच का है, जिस वक्त बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उन पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने जमीन के बदले नौकरी दी, कम दामों में जमीनें खरीदी। इसी के मद्देनजर पूरा मामला सीबीआई ने दर्ज किया था। लालू परिवार के खिलाफ सालों तक चले जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू ने फैसले की तारीख तय कर दी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को हाजिर होने के लिए 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे का दिन रखा गया है, यानी इसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब ऐसे में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की कोर्ट में चल रहा है। यूपी के एटा जिले में दरअसल दबंगों का कहर दिखाई दिया। यहाँ पर 10 से ज्यादा की संख्या में दबंग अधिवक्ता के बेटे और भतीजे पर जानलेवा हमला करते हैं और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस दौरान अवैध तमंचे से फायरिंग की गई। दरअसल अधिवक्ता के बेटे और भतीजे ताज होटल पर खाना खाने के लिए गए थे। इसी दौरान लाठी डंडों और हथियारों से लैस दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही फायरिंग भी की। अवैध तमंचे से निकली गोली गाड़ी के पिछले हिस्से में जाकर लगी। इस फायरिंग में दोनों बाल बाल बच गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जुबैर और अन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 10 अज्ञात लोगों को भी मामले में नामजद किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीतापुर में बीएसए अखिलेश सिंह को अपने ही कार्यालय में
बेल्ट से पीटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर के स्कूल प्रिंसिपल के पक्ष में ही छात्र और ग्रामीणों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान बीएसए मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए। एक दिन पहले हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा अपने खिलाफ हुई फर्जी शिकायत पर सफाई देने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर विवाद बढ़ने पर अध्यापक ने बीएसए अखिलेश सिंह की बेल्ट से पिटाई भी की थी। इस मामले में बीएसए ने प्रिंसिपल पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज भी करवाया है। दरअसल ये पूरा विवाद स्कूल में पहले तैनात रही सहायक अध्यापिका को एक नोटिस जारी करने को लेकर है। आरोप ये है कि लंबे समय से सहायक अध्यापिका विद्यालय से अनुपस्थित थी, लेकिन बीएसए द्वारा सहायक अध्यापक को उपस्थित दिखाए जाने का प्रधानाचार्य पर दबाव बनाया जा रहा था। अब प्रधानाध्यापक के खिलाफ कई फर्जी शिकायतें भी दर्ज की गई थी। इस मामले में अब नाराज ग्रामीण और छात्रों ने अपना भारी आक्रोश जताया है। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी लीग मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बेरोजगार युवा संघ के जो युवा हैं लगातार प्रदेश सरकार के पुतले फूंक रहे हैं और लोक सेवा आयोग के भी, और लगातार जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में सितारगंज में के मुख्य मेन चौराहों पर लगातार जो है युवा खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। सितारगंज मुख्य चौराहे पर जुटे युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, उसके अनुसार ही नकल करने वाले और पेपर लीक करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। युवाओं ने भारी मात्रा में इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार और नकल माफियाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार भी नकल माफियाओं के साथ मिली हुई है, जिससे हर एक एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है और युवाओं को बेरोजगार ही भटकना पड़ रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां शराब के नशे में धुत दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग लड़कियों को लाठी डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आए परिजनों की भी बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का ये मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर ब्रह्मपुरी गांव में दबंग शराबियों ने घर में अकेली नाबालिग लड़कियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए परिजनों को भी बेरहमी से पीटा गया। पूरी घटना मकान में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये आरोपी किराए पर उसी बिल्डिंग में रहते थे और रोजाना शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट किया करते थे। शिकायत के बाद मकान मालिक ने इन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने हमला कर दिया। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी।